हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंपलसरी इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है कक्षा 12 का। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। काफ़ी प्रश्न इससे रिवाइज होने वाले हैं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको मॉडल पेपर को जारी किया है। ठीक है, तो काफ़ी जगह पर टीचर्स ने इसको प्री बोर्ड के रूप में लिया होगा। तो चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मेरे साथ इस पेपर को पूरा सोल्व कीजिए। काफ़ी प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसके रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन पैसेज का है। ठीक है, तो देखो पैसेज को केयरफुली रीड करना है और फिर नीचे दिए गए आंसर है, उनके क्वेश्चन है, उनके आंसर देने हैं। जैसे सबसे पहले, वोट आर ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर कंसिडर टू बी इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो पारंपरिक जो चिकित्सीय प्रैक्टिशनर थे उनको क्या माना जाता था, क्या कंसिडर किया जाता था। तो ये देखो, इन अफ्रीका कल्चर ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर आर ऑलवेज कंसिडर टू बी influential spiritual leaders as well यूजिंग मैजिकल एंड रिलीजन along with the medicines। तो ये लाइन यहाँ से मिल रही है, यही इसका उत्तर है पहले का। इसका सीधा सा मतलब है कि अफ्रीका के कल्चर में ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो हमेशा एक प्रभावकारी आध्यात्मिक नेता के रूप में माने जाते हैं। साथ ही साथ वो मैजिक का भी यूज़ करते हैं और रिलीजन का भी यूज़ करते हैं मेडिसिन के रूप में। ठीक है, वोट पावर्स डू प्लांट्स है, प्लांट्स में कौन सी पावर है। तो देखो पहली लाइन इसका उत्तर है। देखो, द थेरेप्यूटिक वैल्यू एंड हीलिंग पावर ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की थेरेप्यूटिक इलाज करने वाली वैल्यू और स्वस्थ करने वाली पावर प्लांट्स में होती है। ये दूसरे का उत्तर है, जहाँ लाइन मिले वहीं इसका उत्तर है, देख लो। तीसरा, हाउ डिड द राइटर फील रिलीफ। राइटर ने कैसे रिलीफ फील किया। तो देखो, राइटर ने दवाई ली थी, वहाँ की जो एक जड़ी बूटी की बनी दवाई थी, है ना। तो ये देखो दूसरी लाइन में इसका उत्तर है, कहाँ से इट टेस्टेड एक्सट्रीमली बिटर। और ये दवाई जो उसने राइटर ने ली थी, एब्डोमिनल प्रॉब्लम थी, पेट की प्रॉब्लम थी, तो वो दवाई बहुत ही बिटर टेस्ट हुई। बट विद इन एन आवर, किंतु एक ही घंटा में, आई बिगिन टू फील रिलीव्ड, मैंने रिलीव फील किया। तो कहने वाला दवाई लेने के बाद एक घंटे में उसको रिलीव फील हुआ। ये तीसरे का उत्तर है। चौथा देखो, हाउ डज द स्टडी ऑफ WHO टेल। WHO की स्टडी क्या बताती है। तो यहीं से देखो उत्तर है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इंडिकेट करता है कि 75 और 90% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, द हर्बलिस्ट इज ओनली पर्सन हु हैंडल्स देयर मेडिकल प्रॉब्लम्स। देखो, WHO ये कहता है कि 75 से 90% जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण लोग हैं संसार के, वो हर्बलिस्ट ऐसा व्यक्ति है जो उनका इलाज करता है, मेडिकल प्रॉब्लम्स को हल करता है। हर्बलिस्ट यानी जो हर्बल की दवाइयाँ, मेड जो जड़ी बूटी की दवाइयाँ बना के देता है, उसको हर्बलिस्ट कहते हैं। तो WHO कहता है कि 75 से 90% जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका इलाज हर्बलिस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चौथे का उत्तर है। पांचवा, वाई डिड द राइटर्स मदर टेक हिम टू ईगिया मेंसा। राइटर की मम्मी उसको ईगिया मेंसा कहाँ क्यों ले जाती है, क्योंकि उसको एब्डोमिनल प्रॉब्लम थी। ये दिया हुआ ना, हिज मदर टेक हिम, यहाँ माई लिखा है लेकिन आपको उत्तर में लिखना हिज मदर हैड टेकन हिम टू सिटीज सेंट्रल हॉस्पिटल ऑन सेवरल ओकेजन्स। ठीक है, सेवरल ओकेजन्स को ले गई थी। इसका कारण क्या देखो, ही हैड डेवलप्ड एन एक्यूट परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, क्योंकि उसको बहुत ही भयंकर परसिस्टेंट यानी लगातार एब्डोमिनल पेन हुआ था। इसकी वजह से उसकी मम्मी उसे ले गई थी सेंट्रल हॉस्पिटल। ठीक है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर डिस्टिंग्विश विद। कि ट्रेडिशनल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका, उसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे उसको अलग बता सकते हैं। तो देखो, ये कह रहा है डिस्टिंग करना, 3 टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, 3 प्रकार के मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिस्टिंग्विश करना, अलग करना। इन अफ्रीकन सोसाइटीज़ में, टू क्लासीफाई टू एक्सटेंट टू विच यूजेज मेडिसिनल प्लांट्स, जिसमें वो मेडिसिन यूज करते हैं। उनका पहला डिस्टिंग्विश ये है, फर्स्ट इज हर्बलिस्ट हु जनरली इंजॉय द प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन ऑफ बीइंग रियली ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रोफेशनल। तो ये इसका पहला उत्तर है। इसका मतलब हुआ कि जो ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिस है वो जनरली जो रियली मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे ज़्यादा रेपुटेशन होती है, उनसे ज़्यादा उसकी इज्जत होती है। रियली जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उससे ज़्यादा हर्बलिस्ट की रेपुटेशन होती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, अब देखो पैसेज में से शब्द फाइंड करना है। डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है डेस्परेशन, निराश। ठीक है,
फ्लूइड, फ्लूइड यहाँ आया है, जो उसने दिया था द्रव्य पदार्थ वो है डेकोक्सन। डेकोक्सन जो दवाई दी थी घोल करके, वो फ्लूइड। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग में से इंचा होती है, और इसका सिमिलर वर्ड है विसेज, विष होता है, ठीक है। हाँ, आगे देखो दूसरा पैसेज, क्वेश्चन है दूसरा भी पैसेज का है। इसमें देखो, हु रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्राइड्स, हु इज रिबेल्ड अगेंस्ट, वोट इज अगेंस्ट, सॉरी, वोट इज रिबेल्ड अगेंस्ट बाय द ब्राइड्स इन द पैसेज। पैसेज जो दुल्हन है उनके द्वारा क्यों विद्रोह किया गया था, किसके कारण विद्रोह किया गया था, तो मैरिज, मैरिज इज रिबेल्ड, मैरिज को रिबेल्ड किया गया, शादी को रिबेल्ड कर दिया गया दुल्हन के द्वारा पैसेज में, ठीक है। तो इसका उत्तर है मैरिज। हु हेल्प्ड रोशनी एट द एज ऑफ 12 ईयर्स टू सक्सीड हर मिशन, अपने मिशन में सबसे सक्सेसफुल होने के लिए रोशनी ने किसकी हेल्प की, एनजीओ, एनजीओ और उसके जो मंडली थी बच्चों की, उसने हेल्प की थी, ठीक है। हाउ डिड पीपल ऑफ द विलेज बिहेव विद रोशनी वेन ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, जब वो 16 साल की थी तो लोगों ने रोशनी के साथ कैसा बिहेवियर किया, तो देखो ऊपर दिया हुआ है, देखो पीपल बिहेव्ड हिम थी, या देखो पीपल वुड पॉइंट टू हर, लोग उसको पॉइंट करते थे, इशारा करते थे, इज द गर्ल हु ब्रॉट सेम टू हर फैमिली, कि ये लड़की जो परिवार के लिए शर्म लेके आई है, शर्मिंदगी लेके आई है परिवार के लिए। आस्क्ड देयर चिल्ड्रन नॉट टू स्पीक हर, और अपने बच्चों से कहते थे लोग कि उससे बोलो मत, तो ये तीसरे का उत्तर है, ठीक, लोगों ने ऐसे बिहेव किया था उसके साथ। वाई डिड रोशनी मूव आउट ऑफ द विलेज, रोशनी गांव से बाहर क्यों चली गई थी, टू स्टडी, स्टडी करने की गई थी, है ना, और गांव वाले उसके साथ वेड बिहेव करते थे। द विलेजर या पीपल ऑफ द विलेज बिहेव्ड बेडली विद हिम, बिहेव्ड में से व्यवहार किया, बिहेव्ड बेडली, गांव वालों ने उसके साथ बेडली बिहेव किया था, इसलिए वो वहाँ से स्टडी करने के लिए दूर चली गई। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फाइटिंग, फाइटिंग शब्द का पैसेज में मतलब है क्रूसेडिंग, यहाँ दिया हुआ है इस पैसेज में क्रूसेडिंग, ठीक है। फेल्ड का ऑपोजिट होता है सक्सीड, जो इस पैसेज में दिया है, ठीक है। तो ये इसके दो पैसेज हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर करने के लिए। राइटिंग सेक्शन है, बी सेक्शन और राइटिंग है, आपको लिख के बताना है। देखो पूरे ये क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है मेरे साथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्य इनसे संबंधित अन्य प्रकार के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। यू आर आभा और अभय, तुम आभा या अभय हो। द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर के सेक्रेटरी हो। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, स्कूल आयोजित करने जा रही है युवा महोत्सव, युवा महोत्सव इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, अगले महीने स्कूल है युवा महोत्सव ऑर्गेनाइज करने जा रही है। इन्वाइट द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स के नेम इनवाइट करने फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, विभिन्न एक्टिविटीज़ के लिए, थ्रू नोटिस, नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस तैयार करना है कि भाई युवा महोत्सव अपने स्कूल में अगले महीने होने जा रहा है, इसलिए सभी पार्टिसिपेंट्स विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में भाग ले, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है भी आपको, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है युवा महोत्सव पर। तो कैसे लिखना है, देखो इसके लिए मैंने पहले से एक PDF तैयार करके बना रखा है, ये देखो नोटिस ऐसे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर, देखो यहाँ पर जो स्कूल का नाम है, जिस संस्था में नोटिस लिखा जा रहा है उसका नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। यह स्कूल में लिखा जा रहा है युवा महोत्सव को इन्फॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले स्कूल का नाम, और वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बड़े अक्षरों में होना चाहिए। फिर कोई सी एक तारीख लगा दो, इस साइड लिख दो चाहे इस साइड लिख दो, कोई सी साइड, एक साइड तारीख लिखनी है, ऐसे ही लिखनी है। फिर नोटिस शब्द लिखना है बड़े अक्षरों में, इसको अंडरलाइन कर लो नोटिस शब्द को, ठीक है। उसके बाद किस विषय में नोटिस दे रहे हो, इसका टाइटल देना है नोटिस का, युवा महोत्सव को इन्फॉर्म कर रहे हो, तो ये लिख दिया। अब देखो ऐसे लिखना है आपको, सिंपल सी, सबसे पहले लाइन यही शुरू करनी है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है दैट युवा महोत्सव इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कि युवा महोत्सव ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, आयोजित होने जा रहा है, इन और स्कूल, इन और स्कूल, हमारे स्कूल में, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, अगले महीने हमारे स्कूल में युवा महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। कब, ऑन 12 अप्रैल, देखो 6 मार्च को अपने नोटिस लिखा, अगला महीना हो गया अप्रैल का, इस महीने युवा महोत्सव अपने स्कूल में आयोजित होने जा रहा है। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, गिव देयर नेम्स, अपने नाम दें,
फॉर सॉन्ग्स गीतों के लिए, डांस के लिए, प्ले नाटक के लिए, एंड अदर एक्टिविटीज़ और अन्य एक्टिविटीज़ के लिए, टू द अंडर साइनड नीचे दिए गए व्यक्ति को, नीचे साइन किए गए व्यक्ति को अपने नाम दें जो भाग लेना चाहते हैं। अब नीचे कौन है, आप हो स्कूल के सेक्रेटरी, है ना, द सेक्रेटरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। अब आपने इसमें साइन कर दिए। तो ये आपको इस प्रकार नोटिस से लिखना है। आगे देखो दोबारा, अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर ए थैंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को थैंकिंग मैसेज देना है। प्रिपेयर क्या करना है, थैंकिंग मैसेज तैयार करना है, धन्यवाद वाला मैसेज तैयार करना है अपने फ्रेंड लीना और तेजस्वी को, लेना या तेजस्वी को धन्यवाद देना है। हुज इन्विटेशन टू दियर सिस्टर्स मैरिज, उनका इन्विटेशन था, लीना और तेजस्वी थी, दोनों में से एक, उसको धन्यवाद देना है आपको, जिन्होंने इन्विटेशन दिया सिस्टर्स मैरिज के लिए। इज एक्सेप्टेड बाई यू, और वो इन्विटेशन आपके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। साइन योर सेल्फ एज ए रिद्धि और सिद्धार्थ, अपने आप में रिद्धि और सिद्धार्थ के रूप में साइन करना है, यानी आप रिद्धि हो या सिद्धार्थ हो। और लीना और तेजस्वी को धन्यवाद देना है इन्विटेशन के लिए। तो देखो ये अथवा में मैंने आपको यहाँ बता रखा है, ये देखो फॉर्मल रिप्लाई दे रहे हो आप, तो आप कैपिटल लेटर में लिख दो फॉर्मल रिप्लाई। रिद्धि आप हो, थैंक्स लीना, और लीना को धन्यवाद। रिद्धि थैंक्स लीना, रिद्धि है और लीना को धन्यवाद देती है फॉर हर काइंड इन्विटेशन, अपने काइंड इन्विटेशन के लिए धन्यवाद देती है। ऑन द ओकेजन ऑफ हर सिस्टर्स मैरिज, उसकी बहन की शादी के अवसर पर। रिद्धि है और लीना को धन्यवाद देती है अपने भाई की, अपनी बहन की शादी के अवसर पर जो इन्विटेशन था उसके लिए। ऑन लगाई इस तारीख को लिखना है, कहाँ पर है, रेजिडेंस पर शादी है। लुक्स फॉरवर्ड टू अटेंड इट, और आशा कर रही है रिद्धि, धन्यवाद देती है और आशा करती है, लुक फॉरवर्ड से आशा करती है, टू अटेंड इट, इसको अटेंड करने की आशा कर रही है। तो इससे आप फॉर्मल रिप्लाई लिख सकते हो, है ना, ईजी है एकदम। अब आगे देखो क्वेश्चन है रिपोर्ट का। योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए निपुण मेला, आपकी स्कूल ने एक निपुण मेला ऑर्गेनाइज किया है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर के लिए आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। स्कूल में निपुण मेला है वो होल्ड हुआ है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है स्कूल न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर के लिए। यूजिंग गिवन हिंट, दिए गए हिंट का यूज़ करते हुए, एंड योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों का यूज़ करते हुए। देखो निपुण मेला के लिए प्लानिंग बनाई, मॉडल डिस्प्ले किए, स्टॉल्स दुकानें लगाई, डेकोरेशन किया, और विजिट ऑफ गेस्ट, गेस्ट आए और प्राइज दिए। तो ये आपको हिंट्स यूज़ करने हैं। तो देखो चलते हैं इसको कैसे करना है। ये देखो निपुण मेले पर मैंने रिपोर्ट आपको बना के दी है। सबसे पहले टाइटल लिखा है निपुण मेला। 26 मार्च, 26 मार्च को आप रिपोर्ट लिख रहे हो। अब आपको लिखना है कि 2 दिन पहले, 2 days ago, निपुण मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड, निपुण मेला ऑर्गेनाइज हुआ इन आवर स्कूल, हमारी स्कूल में। द प्लानिंग वॉज टू इनेबल, मेले की प्लानिंग थी, वो क्या थी, टू इनेबल एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को योग्य बनाना, इनेबल में से योग्य बनाना ये प्लानिंग थी। टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से पढ़ने के लिए योग्य बनाना। सेवरल मॉडल्स वर डिस्प्लेड, बहुत से मॉडल डिस्प्ले किए गए, विद द टेक्स्ट एंड नंबर्स, टेक्स्ट और नंबर्स के साथ बहुत से मॉडल डिस्प्ले किए गए थे। टू रीड पढ़ने के लिए, है ना, कि भी अंडरस्टैंडिंग से रीड करने के लिए प्लानिंग की गई। इसके लिए कई मॉडल्स भी प्रिपेयर किए गए, डिस्प्ले किए गए, टेक्स्ट के साथ, जिस मॉडल्स में टेक्स्ट हो और नंबर्स दिए हो पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। देयर वर सेवरल शॉप्स इंस्टॉल्ड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा कई शॉप्स भी इंस्टॉल की गई थी। दे वर ऑफरिंग स्टोरी बुक्स, और वो दुकानें क्या ऑफर कर रही थी, स्टोरी बुक्स ऑफर कर रही थी, नॉवेल्स ऑफर कर रही थी, फिक्शंस और काल्पनिक कहानियाँ ऑफर कर रही थी बेचने के लिए। द सरपंच ऑफ द विलेज वॉज द चीफ गेस्ट, गांव का जो सरपंच था वो चीफ गेस्ट था, मुख्य अतिथि था। ही विजिटेड दियर, उसने वहाँ विजिट की, मेले में विजिट की। प्रेज्ड द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के एफर्ट्स को उसने प्रशंसा की कि वह बहुत बढ़िया किया। एट द एंड द प्राइजेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड, अंत में प्राइज हो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, पुरस्कार दिए गए थे। टू द विनर्स ऑफ द मॉडल्स, मॉडल्स के जो विनर्स थे उनको दिया गया था। मॉडल डिजाइनर्स, सॉरी, मॉडल डिजाइनर्स के विनर्स को प्राइज दिए गए। सोप इंस्टॉलर्स को भी प्राइज दिया गया। ठीक है, ये तो था रिपोर्ट। अब देखो एक और लिखना है, राइट ए पैराग्राफ ऑन टॉपिक एडवांटेज ऑफ योगा, योगा के फायदे पर, योगा के एडवांटेज पर आपको लिखना है क्या,
ये एक पैराग्राफ। तो देखो मैंने योगा के फायदे पर लिख रखा है, आपको याद करना है सिर्फ। एडवांटेज ऑफ योगा, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है योगा के लाभ। देर आर लोड्स ऑफ एडवांटेज ऑफ द योगा, योगा के बहुत से लाभ होते हैं। लोड्स ऑफ एडवांटेज ऑफ योगा, योगा के बहुत से लाभ होते हैं। सेवरल ऑफ देम, उनमें से कई निम्नलिखित है। जैसे योगा कीप्स हेल्थ एंड साउंड बॉडी, योगा क्या करता है, स्वस्थ और एक साउंड बॉडी, मजबूत शरीर को रखता है। योगा शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखता है। इट कीप्स अस फ्री फ्रॉम द डिजीज एंड इलनेसेस, योगा क्या करता है, फ्री रखता है, हमें स्वतंत्र रखता है डिजीज रोगों से, एंड इलनेसेस बीमारियों से। योगा हमें बीमारियों से और रोगों से फ्री रखता है। इट ऑल्सो कीप्स अस मेंटली हेल्दी, ये हमें रखता भी है, कैसे रखता है, मेंटली हेल्दी, मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है ना। टेंशन एंड डिप्रेशन फ्री, टेंशन और डिप्रेशन फ्री रखता है, तनाव और चिंताओं से फ्री रखता है योगा। इट कैन हील अस, और ये हमें स्वस्थ कर सकता है, हील में से स्वस्थ करना, योगा स्वस्थ कर सकता है। फ्रॉम क्रोनिक डिजीज, जो क्रोनिक डिजीज होते हैं, भयंकर रोग होते हैं, उनसे हमें ठीक कर सकते हैं। जैसे हाई हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी हाई वाला, शुगर है, या इंसोमानिया, इंसोमानिया होते हैं एनिंद्रा, एनिंद्रा है, इनफर्टिलिटी, या फिर बांझपन है ना, टाबर नहीं हो पाता, वो बांझपन होता है। तो इन सभी रोगों से योगा हमें फ्री रखता है। और क्या करता है, इट में से ये है, योगा कीप्स और बॉडी एक्टिव, हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रखता है। एंड एग्जाइल, और एग्जाइल, एग्जाइल में से एकदम फुर्तीली रखता है। इट मेक्स और लाइफ इंजॉयबल, योगा हमारे जीवन को आनंददायक बनाता है। तो ऐसे आप योगा पर आराम से रिपोर्ट लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द डेली लोकल डेली न्यूज़पेपर, लोकल डेली न्यूज़पेपर पर आपको क्या, लोकल डेली न्यूज़पेपर का जो एडिटर है, एडिटर को लेटर लिखना है। ये ड्रॉ अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज का ध्यान ड्रॉ करने के लिए, ऑन द कंडीशन ऑफ द रोड्स इन द सिटी, आपके शहर में जो रोड्स की कंडीशन है उन पर अधिकारियों का ध्यान, ऑथोरिटीज़ का ध्यान आकर्षित हो, इसके लिए न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखो ये दिया हुआ, मैंने 500 क्वेश्चन को लिख रखा है। सबसे पहले आप खुद का एड्रेस लिखोगे, तो ये कोई सही एड्रेस लिख दिया, 125C रानी बाजार बीकानेर। फिर एक तारीख लिखनी है सीध में एकदम, ये सीध में तारीख लिख दी, तारीख को ऐसे ही लिखना है, ऐसे तारीख नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये तरीका। या फिर तारीख ऐसे लिख जा सकती है, March 24 2025, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। किसको पत्र लिख रहे हो, एडिटर को, द एडिटर। एडिटर अखबार का होता है, तो नीचे अखबार का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, कहाँ है, ये जयपुर का है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें एकदम लगातार आई है। सब्जेक्ट में लिखना है बेड कंडीशन ऑफ रोड्स, विषय है कि सड़कों की बुरी स्थिति, इस विषय पर लिख रहा हूँ। क्या लिखना है, डियर सर, प्रिय सर, ठीक है। क्यों लिख रहा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, है कि आपके अखबार के कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज़, अधिकारियों का ध्यान, सत्ता का ध्यान, टूवर्ड द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, रोड्स की बुरी स्थिति के प्रति, इन और सिटी, हमारे शहर में, हमारे शहर में जो रोड की बुरी स्थिति है उसकी तरफ मैं ध्यान लाना चाहता हूँ। द रोड्स हैज़ बिन ब्रोकन एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेज, रोड्स अधिकांश स्थानों पर टूटी पड़ी है, रोड्स में सड़कें, हैज़ बिन ब्रोकन टूटी हुई है, एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेज अधिकांश स्थानों पर। द ड्रेन वाटर ऑल्सो फिल्ड इन देम, और जो नालियों का पानी है वो भी उनमें भर गया है। टू वॉक एंड ड्राइव ऑन सच रोड्स, ऐसी रोड्स पर चलना या वाहन चलाना, ड्राइव करना, आर वेरी डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस, बहुत ही कठिन है। डिफ़िकल्ट में से होता है कठिन, डेंजरस खतरनाक, ऐसी रोड पर वाहन चलाना बहुत ही खतरनाक है। थैंक यू योर्स फेथफुली, ये लिखना है लास्ट में, बस, ठीक है। अब देखो इसके अथवा में एक और लेटर, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर की पोस्ट के लिए। इनक्लोज योर डिटेल्ड CV ऑल्सो, और अपनी जो CV है, पर्सनल डिटेल है, वो भी इनक्लोज करनी है, उसमें लगानी है, ठीक है। तो ये कैसे लिखते हैं, देखो चलते हैं। तो हम देखो ये लेटर है, सबसे पहले आप खुद का एड्रेस लिखोगे, कोई सही, 125B आदर्श नगर है, फलौदी। फिर तारीख लिखनी है 12 मार्च 2025। किसको लेटर लिख रहे हो, स्कूल लेक्चरर की पोस्ट का लिख रहे हो, तो प्रिंसिपल को लिखना है, प्रिंसिपल आदर्श विद्या मंदिर स्कूल फलौदी। स्कूल का स्कूल का होता है तो स्कूल का नाम लिख दिया, और कहाँ है स्कूल वो लिख दी। फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर है,
लेक्चरर की पोस्ट के लिए। डियर सर, ये संबोधित करना है। आई सा योर एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर, मैंने लोकल न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टाइजमेंट देखा फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर की वेकेंट पोस्ट का इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। आपके स्कूल में जो इंग्लिश लेक्चरर की वेकेंट पोस्ट है उसका मैंने विज्ञापन देखा था अखबार में। आई ऑफर, मैं ऑफर करता हूँ कैंडिडेचर फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए मैं कैंडिडेचर योग्यता ऑफर करता हूँ, यानी इस पोस्ट के लिए जो योग्यता चाहिए वो मेरे में है। इफ़ यू गिव मी अ चांस, यदि तुम मुझे चांस देते हो, मौका देते हो, आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, सर्व योर कंसर्न, आपके ध्येय को सर्व करने के प्रयास से करूँगा। माई CV इज, मेरी CV है, मेरी डिटेल। अब ये आप लिख दो आपका कोई सा नाम, ABC, फादर्स का नाम XYZ, है ना, मम्मी का कुछ नाम लिख दो ना, CDE, एड्रेस कोई सा भी लिख दो आप। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेक्चरर के लिए लिख रहे हो तो क्या होना चाहिए, MA होना चाहिए, एक तो मास्टर इन इंग्लिश, इंग्लिश से MA हूँ, ठीक है ना। और क्या है, और नेट की भी है, नेट क्वालिफाइड है, ये योग्यता होगा। एक्सपीरियंस 10 ईयर्स, 10 सालों का एक्सपीरियंस। थैंक यू योर्स पैथुली, तो ये चीज़ें आनी चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लीकेशन लिख रहे हो तो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ रही है ग्रामर। ग्रामर को करते हैं। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में दिए गए शब्दों से आपको जोड़ना है। आई एम कन्विंस्ड, ब्रैकेट में दिए गए शब्द से दोनों सेंटेंस जोड़ने हैं। आई एम कन्विंस्ड, आई एम डूइंग द सेम थिंग, तो सिंपल है, क्या लिखना है, आई एम कन्विंस्ड, मैं कन्विंस्ड हो गया, समझ गया, डेट की, आई एम डूइंग द सेम थिंग, आई एम ए डूइंग द सेम थिंग, इसमें कुछ नहीं हटाना है, डूइंग द सेम थिंग, सेम थिंग, ठीक है। दूसरा देखो, कंबाइन करना है सेट ऑफ सेंटेंसेस को इनटू वन सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्ट किया गया, जैसे बताया गया वैसे एक सेंटेंस में उनको जोड़ना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो तो आपको क्या यूज करना है, कंजक्शन एंड। यदि उल्टा सेंटेंस है तो बट है, यट है, रिजल्ट दिखा रहा है तो दियर फॉर, है ना, ये आपको लगाने हैं। अब देखो इसमें क्या है, सुमन लर्न ऑल लेसन्स, सुमन ने सभी लेसन्स लर्न कर लिए। सी गोट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, लर्न किया और उसका रिजल्ट होता है पहली पोजीशन प्राप्त की, तो इसको किससे जोड़ना है, दियर फॉर से। तो क्या लिखना है आपको, देखो, सुमन लर्न ऑल द आंसर, सुमन ने सभी आंसर्स लर्न किए, दियर फॉर सी गोट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, इसीलिए वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन है। तो दोनों के बीच में क्या लगना है, दियर फॉर। कंपाउंड में जोड़ना हो तो दोनों एक जैसे सेंटेंस हो तो एंड से जोड़ना है। पहला सेंटेंस दूसरे के विरुद्ध में हो तो बट या यट या ऑल दो, बट एट या ऑल दो से जोड़ना है, ठीक है। यदि रिजल्ट बता रहा है तो आपको क्या लगना है, सो या दियर फॉर, सो भी लगा सकते हो, दियर फॉर भी लगा सकते हो, है ना। ऑल द क्वेश्चंस लर्न किया, सो सी गोट द फर्स्ट पोजीशन, इसीलिए वो फर्स्ट पोजीशन गेट की, तो दोनों का एक ही मतलब है ना। आगे देखो, चूज करना है फ्रेजल वर्ब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, वर्ल्ड वॉर छिड़ता है, युद्ध, देखो युद्ध, लड़ाई और अफवाह, बीमारी ये छिड़ती है तो उसके लिए ब्रेक आउट यूज किया जाता है। सेकेंड फॉर्म ब्रोक आउट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ब्रोक आउट हुआ, 1939 को। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, क्या करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, प्राइसेस को डाउन करने की कोशिश कर रही है, तो ब्रिंग डाउन, नीचे लाने की कोशिश कर रही है, क्या लगाएंगे, ब्रिंग डाउन। गवर्नमेंट और प्राइसेस को ब्रिंग डाउन करने का प्रयास कर रही है, कम करने का प्रयास कर रही है, कम करने को ये कहते हैं कम करना, ठीक है। ब्रिंग आउट का मतलब पालन पोषण करना होता है, ये वहाँ से संबंधित ही नहीं है, ठीक है। देखो, यू कैन योर वर्क विदाउट फियर, तुम वर्क कर सकते हो विदाउट फियर, बिना कोई भय से, तो कैरी ऑन, यू कैन कैरी ऑन, तुम कैरी ऑन कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो अपने कार्य को बिना कोई डर से, तो कैरी ऑन करना है। कैरी आउट का मतलब होता है फॉलो करना, ये कैरी आउट द ऑर्डर्स, उसने ऑर्डर्स को फॉलो किया, कैरी आउट किया। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, तो यहाँ पर है कि तुम अपने कार्य को कंटिन्यू रख सकते हो बिना कोई डर से, कैरी ऑन कर सकते हो। सीधी सा हर मदर ब्रदर, सीधी ने अपने भाई को देखा, रेन टू हग हिम, है ना, सीधी ने अपने भाई को देखा, देखा और दौड़ी, देखा और दौड़ी कंटिन्यूटी है, एक जैसे है कि देखा और दौड़ी, रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, देखा और ये रिजल्ट नहीं है,
इसलिए क्या जोड़ेंगे, एंड से। रिजल्ट होता तो शो यूज करते। देखा और दौड़ी, बस उससे मिलने के लिए। इट वॉज रेनिंग आई वॉज प्लाइंग द फील्ड, है ना, बारिश हो रही है फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्लाविंग कर रहा हूँ। तो ये उल्टा विरोधाभास शो कर रहा है, वाइल यूज करेंगे। यदि विरोधाभास शो हो तो क्या यूज करना है, वाइल। वाइल इट वॉज रेनिंग, यद्यपि बारिश या जबकि बारिश हो रही थी और मैं प्लाव कर रहा था। बारिश हो रही थी फिर भी मैं प्लाव कर रहा था, तो वाइल का यूज करेंगे। जबकि इसका अर्थ होता है जबकि बारिश हो रही थी और मैं हल जता रहा था, जोत रहा था। वेन का यूज क्या होता है, जब दोनों कार्य एक बराबर हो लेकिन एक इंसिडेंट हो और दूसरा उस समय कंटिन्यू, तब वेन का यूज किया जाता है। ए बुक इज ए बुक, देयर इज नथिंग इन इट, है ना। ए बुक इज बुक, देयर इज नथिंग इन इट। बुक तो किताब होती है यदि उसमें कुछ नहीं होता है तो भी। ऑल दो का यूज हमेशा ध्यान रखो, दोनों सेंटेंस के शुरू में यूज होता है। ऑल दो का यूज हमेशा दोनों सेंटेंसों के शुरू में होता है, दोनों वाक्यों के बीच में कोमा लगाई जाती है। ऑल दो का, ऑल दो का, और दो यट, दो यट हो तो दो शुरू में लग जाता है, यट बीच में लग जाता है। खाली ऑल दो का यूज करना हो तो ऑल दो शुरू में और बीच में कोमा लगाई जाती है। और ये विरोधाभास ऑपोजिट शो करता है कि यदि भी किताब किताब होती है फिर भी इसमें नहीं, ये नहीं हो रहा है। इफ यूज किया जाएगा इसमें, ये किताब किताब होती है यदि उसमें कुछ नहीं है फिर भी, है ना, तो इफ यूज किया जाएगा। ये ग्रामर था। अब देखो आपके आगे है डी सेक्शन। डी सेक्शन है वो एम हमेल वाले से लिया गया है, फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। मोस्ट सरप्राइजिंग टू द बॉय वॉज टू सी, सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी जो बॉय के लिए, वो क्या थी, बैक बेंचेज और फील्ड विद विलेजर्स, ये सरप्राइजिंग थी। बिग क्राउड इन द स्कूल, नहीं बिग क्राउड नहीं थी। एम एम एल वॉज वेरी गुड इन अर गुड ड्रेस, यस ये था। एवरी वन वॉज सीरियस एंड ग्लूमी, हर व्यक्ति सीरियस और ग्लूमी था, है ना। सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी वो बैक बेंचेज पर विलेजर्स बैठे थे, ये सबसे सरप्राइजिंग थी। हाँ, ड्रेस भी उसने पहनी, ये उसको संबित कर रही थी, वो ड्रेस उसने नई ड्रेस पहन रखी है, हर व्यक्ति दुखी और सीरियस है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा उसको सरप्राइजिंग लगी कि जो बैक बेंचेज थी क्लास में, वो बैक बेंचेज पर गांव वाले बैठे थे, जबकि हमेशा वो बैठते ही नहीं है। द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन विल टीच जर्मन, स्कूल ऑफ अल्सास और लोरेन की स्कूल जर्मन पढ़ाएगी, ये आदेश आ गया था जर्मनी से। विलेजर्स हु वर सिटिंग इन द बैक क्लास वर ऑल लुकिंग वेरी ग्लूमी, जो गांव वाले वहाँ बैठे थे वो बड़े ग्लूमी निराशजनक दिख रहे थे। लेसन टोट बाई एम अमेल ने जो लेसन पढ़ाया दैट डे, उस दिन, टू स्टूडेंट्स को, वॉज द लास्ट लेसन, वो अंतिम लेसन था। चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज, क्यूर, क्यूर का मतलब होता है अजीब, अजीब का सिमिलर होता है स्ट्रेंज। प्रेजेंट का अपोजिट, प्रेजेंट से वर्तमान, और इसका उल्टा हो गया फॉर्मर, पहला, है ना, पहले वाला पूर्व है, उसको प्रेजेंट, प्रेजेंट में से वर्तमान, फॉर्मर में से पूर्व है। डिस्क्राइब द सीमापुरी, सीमापुरी का वर्णन करो, ये लोस्ट स्प्रिंग्स के लिए गए एनी जंग इसमें डिस्क्राइब करती है कि सीमापुरी वॉज विल्डरनेस। वो कहती है कि सीमापुरी, सीमापुरी कैसी है, विल्डरनेस, जंगलीपन है। यहाँ से लिख देते हैं विल्डरनेस। कहाँ, ये कहाँ लोकेट है, इट इज सिचुएटेड, इट इज लोकेटेड एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की जो पेरीफेरी है, दिल्ली की परिधि है, वहाँ पर ये सीमापुरी स्थित है। बट इट मील्स अवे फ्रॉम दिल्ली, किंतु मेटाफोरिकली वो दिल्ली से काफ़ी दूर है। अब सिचुएशन क्या है देखो, देयर वर लिविंग 10,000 रेग पिकर्स, वहाँ क्या कर रहे थे, 10,000, 10,000 रेग पिकर्स वर लिविंग दियर, रेगे पिकर्स, 10,000 रेग पिकर्स वहाँ रह रहे थे। एंड दे हैव द ड्रेस, उनकी ड्रेस कैसी थी, दे हैव इन रेग्स, और सभी चिथड़ों में रहते थे। घर कैसे थे, द होम्स वर मेड ऑफ द, होम से वर मेड, घर बने हुए थे, कैसे बने हुए थे, मेड ऑफ टिन एंड टारपोलिन, टिन और टारपोलिन से घर बने हुए थे, डामर से, टारपोलिन, टिन और टारपोलिन से घर बने हुए थे, है ना। एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, दे आर पिकिंग रेग्स, चिथड़े उठाते थे, है ना। और वो टेटर्ड साड़ी से महिलाओं से बात करती है कि उनकी कंडीशन वेरी बैड, दे हैड द टेटर्ड साड़ीज, फटी पुरानी साड़ियाँ थी। वुमेन वर इन टेटर्ड साड़ीज, वुमेन
वर इन टेटर्ड साड़ीज, महिलाएं टेटर्ड साड़ी में, फटी पुरानी साड़ी में थी, ठीक है। दे हैड नथिंग, दे हैड नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है, एज ए आइडेंटिटी, पहचान के रूप में, एक्सेप्ट राशन कार्ड, राशन कार्ड के अलावा। राशन कार्ड जो उनको इनेबल करता है, योग्य बनाता है क्या करने के लिए, टू परचेज ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए, एंड टू गेट देयर नेम इन इलेक्ट्रोल रोल्स, इलेक्ट्रोल रोल्स उनका नाम चढ़ाने के लिए उनको योग्य बनाता है, और उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसी आप स्थिति उनकी बता सकते हो ना इजीली। राइट द थीम ऑफ द लेसन रेड ट्रिप, रेड ट्रिप का थीम क्या है, रेड ट्रिप में क्या होता है, एक सिंपल सी पेडलर है, घुमक्कड़ है ना, पेडलर मेक द रेड ट्रेप्स बनाता था, एंड सडनली ही गोट द आइडिया, अचानक उसे विचार आया कि दिस होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि पूरा संसार कुछ भी नहीं है, एक बड़ी रेड ट्रैप है। जस्ट इज द रेड ट्रैप ऑफर्स द चीज एंड पोर्क, वो क्या आइडिया है उसको, दोबारा देखो, पेडलर घूम रहा है, उसको आइडिया आता है रेड ट्रैप के बारे में, रेड ट्रैप चूहेदानी के बारे में, है ना। ही सेलिंग रेड ट्रैप, चूहेदानी बेच रहा है, सडनली ही गोट द आइडिया, अचानक उसे आइडिया होता है कि होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि पूरा संसार कुछ नहीं, एक बड़ा चूहेदानी है। जस्ट इज द रेड ट्रैप ऑफरिंग पीज एंड चीज एंड पोर्क, जैसे रेड ट्रैप चीज एंड पोर्क ऑफर करता है टू अट्रैक्ट द ट्रेड्स, चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए। सेम एज द वर्ल्ड ऑफर्स रिचेज एंड ए टेम्पटेशन, उसी प्रकार संसार है वो धन और प्रलोभनों को ऑफर करता है। एंड लेटर ही फाउंड हिमसेल्फ टू बी ट्रैप्ड, बाद में वो पेडलर खुद अपने आप को ट्रैप्ड पाता है, उस चूहेदानी में फंसा हुआ पाता है। तो ये इसका थीम है। वोट वॉज द मिस्ड एडवेंचर, राइटर विलियम डिगलस स्पीक्स अबाउट, मिस एडवेंचर क्या होता है, कि वेन ही मिस दुर्घटना, मिस एडवेंचर सिंपल सा है, विलियम ओ डगलस, दिस इज द राइटर अबाउट विलियम ओ डगलस, विलियम ओ डगलस, IAM होता है, विलियम ओ डगलस, है ना। ड्रोन्ड इन द वाटर, ड्रोन्ड इन द वाटर, वाटर में उसको ड्रोन किया गया था बाय ए बिग ब्रूस्टर बॉय, बिग ब्रूस्टर बॉय, एक बड़े पहलवान लड़के के द्वारा उसको डुबोया गया था। ही वेंट टू YMCA पुल, कहाँ गया था वो, वेंट टू YMCA पुल, YMCA पुल में गया, टू लर्न टू स्विम, तैरने सीखने के लिए, टू लर्न टू स्विम, तैरना सीखने के लिए। बट क्या हुआ, देयर केम ए बिग ब्रूस्टर बॉय, वहाँ बड़ा लड़का आया, ही थ्रो हिम इनटू द वाटर, उसने पानी में उसको फेंक दिया, ठीक है। ही मेड सेवरल एफर्ट्स, कई उसने एफर्ट भी किए थे, एंड ट्राई टू सेव, बट लास्ट में उसने एफर्ट छोड़ दिए, उसने लेटर अपने आप को, बाद में अपने आप को पानी के किनारे पाया, है ना। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, राजकुमार शुक्ला वॉज ए पेशेंट फ्रॉम चंपारण, सिंपल सा है, राजकुमार शुक्ला वॉज ए पेशेंट, राजकुमार शुक्ला क्या है, एक पेशेंट है, फ्रॉम चंपारण, चंपारण से। ही केम टू गांधी, वह गांधी के पास आया, है ना, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द चंपारण पेशेंट्स, चंपारण पेशेंट्स के बारे में कंप्लेन करने के लिए गांधी से आया, है ना। और गांधी को उसने हर जगह फॉलो भी किया था। तो सिंपल सा 2 नंबर के क्वेश्चन इतना ही लिखना है आपको कि राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर पेशेंट फ्रॉम चंपारण, राजकुमार शुक्ला एक पुअर पेशेंट था, पुअर पेशेंट, ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, बट ही वॉज रिजोल्यूट, किंतु वो दृढ़ निश्चित था, टू टेक गांधी टू चंपारण, गांधी को चंपारण ले जाने में, ठीक है। आगे देखो 13वां क्वेश्चन है जिसमें स्टेंजा दिया हुआ है, ये तो आंट जेनिफर टाइगर से लिया गया है ना। और ये जो आपके फिशरमैन है, सॉरी कीपिंग क्वाइट है, उसमें से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, रेफरेंस, रेफरेंस सही लिखना है, रेफरेंस, रेफरेंस मैंने कई बार पहले की वीडियो में बता दिया, आपको लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, ये लाइनें ली गई है पोइम में आंट जेनिफर टाइगर, आंट
जेनिफर्स टाइगर्स, इसीलिए गया है। इट इज़ रिटन, ये लिखा गया है, सॉरी इट इज़ रिटन, ये पोइम लिखी गई है किसके द्वारा, वो लिखना है आपको। फिर आपको क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में बताना इस पोइम में क्या कहा गया है, इन दिस पोइम, इस पोइम में, सॉरी इन दिस पोइम, इस पोइम में, द पोइट सेज, कवि कहता है, पोइट सेज देट, सेज देट, कवि SAY है, सेज देट, कवि कहता है कि, क्या कहता है वो लिखना है। फिर आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। व्याख्या में आपको लिखना है इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, द पोइट सेज, कवि कहता है। अब सिंपल सा है, पोइम में क्या है, पोइम में क्या है कि आंट, वो लिखना है कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ की भी ये लाइन है, किस संदर्भ में है, तो आप पोइम की जो बात बताइए वो इसमें लिख सकते हो। दोबारा देखो, रेफरेंस में लिखना है ये लाइनें कहाँ से ली गई है, कौन सी पोइम से ली गई है, इसको किसने लिखा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम आंट जेनिफर टाइगर्स, कि ये लाइनें हैं वो आंट जेनिफर टाइगर्स पोइम से लिखी है। इट इज़ रिटन बाई, ये लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये एंड्रिन रीच के द्वारा लिखी गई है, किसी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और फिर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट लिखना है इन दिस पोइम, इस कविता में, द पोइट सेज, कवि कहता है, क्या कहता है, आंट जेनिफर वॉज ए वेरी मीक एंड सबमिसिव लेडी। आंट जेनिफर है वो बहुत ही मीक और सबमिसिव लेडी है, ठीक है, मीक एंड सबमिसिव लेडी। सी वॉज टेरराइज बाय हर हस्बैंड, और वो अपने पति के द्वारा टेरराइज्ड है, ये लिखना है, ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन लिखना है इन दिस लाइन्स, इन लाइनों में, द पोइट सेज, कवि कहता है, पोइट लिखा नहीं, पोइट सेज, कवि कहता है। उसके बाद आप ये लाइनें भी लिख सकते हो, लेकिन इतना लिखना जरूरी है आपको, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, इजीली लर्न कर सकते हो। फिर आपको ये लिखना है इसके बारे में, अथवा में यदि वो नहीं ये लिखना चाहो तो वही रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, पोइम है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट के बारे में है, कीपिंग क्वाइट पोइम से ये लिखे हैं। इट इज़ रिटन बाई पेब्लो नेरूडा, ये किसके द्वारा लिखी गई है, पेब्लो नेरूडा के द्वारा, ये सेकंड पोइम की पीरियड है। इन दिस पोइम द पोइट टॉक्स अबाउट, इस पोइम में कवि बात करता है, टॉक करता है या सेज कहता है, टू कीप क्वाइट एंड थिंक बिफोर व्हाट वी आर डूइंग, चुप रहने के बारे में और सोचने के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में करना है इन दिस लाइन, पोइट सेज, इन लाइनों में कवि कहता है कि, अब ये लाइनें आप लिख सकते हो। तो ये ऐसे आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखो इस पोइम्स के बारे में, राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोइम में सेंट्रल थीम क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, सेंट्रल थीम क्या है कीपिंग क्वाइट में, द पोइट सेज, द पोइट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट पॉज, टॉक्स अबाउट है, कवि बात करता है, टॉक्स, टॉक्स से अबाउट, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, द पोइट टॉक्स से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए, इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट पॉज, शॉर्ट पॉज का इम्पोर्टेंस, छोटे जो रोकने का है उसका महत्व क्या है, इस बारे में कभी बातें करता है। वाइल वी आर डूइंग एनीथिंग, वी आर डूइंग लॉट ऑफ जॉब्स या एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हम शॉर्ट पोज का क्या इंपॉर्टेंट, इस बारे में बात कर रहे हैं। वाई इज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, माइटी डेड के साथ ग्रैंड्योर कैसे एसोसिएटेड है। देखो जो माइटी डेड है, महान जो शहीद जो हैं, वीर जो लोग हैं, उनसे सौंदर्य कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वी रिमेंबर, हम रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, द माइटी डेड्स यानी महान व्यक्तियों को, बिकॉज क्योंकि दे हैव द ब्यूटी ऑफ देयर एक्शंस, उनके एक्शंस में इतना बड़ा सौंदर्य था, उनके कार्यों में इतना बड़ा सौंदर्य था कि हम उनको कार्यों की वजह से, उनके कार्य की सौंदर्य की वजह से आज भी उनको यादें करते हैं। इसलिए माइटी डेड में जो महान जो लोग हैं उनसे सौंदर्य जुड़ा हुआ है ना, जैसे राम है, कृष्ण है,
है ना, भगत सिंह है, उनको आज भी हम याद करते हैं। क्यों? कि उनके कार्यों में ऐसा सौंदर्य जुड़ा हुआ है कि उनको हम याद करते हैं, उनको बार बार सुनते हैं, उनको उनको बार बार पढ़ते हैं। तो माइटी डेड को हम रिमेंबर करते हैं उनके कार्यों की सुंदरता की वजह से। वॉट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर टू? चाइल्डिश लॉन्गिंग पोइट कौन सी रेफर करता है? तो सीधा सा है, पोइट रेफर्स यहाँ से लिखना है। पोइट रेफर्स चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लॉन्गिंग टू किल दोज पुअर पेशेंट्स, टू किल दोज पुअर पेशेंट्स, उन गरीब पेशेंट्स को, किसानों को मारने की वो बच्चों जैसी इच्छा व्यक्त करता है। देट दे शुड नॉट सफ़र एनी मोर, ताकि वो गरीब किसान सफ़र नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, एनी मोर, और ज़्यादा भी वो गरीब किसान दुख को नहीं देख पाए, इसलिए सभी को मार दो। बट लेटर ही थिंक्स, किंतु बाद में वो कहता है, ही थिंक्स, बाद में वो सोचता है कि इंस्टेड ऑफ किलिंग देम, इंस्टेड ऑफ किलिंग देम, उनको मारने के बजाय आई शैल बी किल्ड, मुझे मारा जाना चाहिए, मुझे मारा जाना चाहिए। सो देट आई शैल नॉट एबल टू थिंक ऑफ देम। सो आई शैल या ही शैल, या आई किसी ही लगा सकते हो, आई किसी क्या लगाना है, ही पोइट के लिए, ही शैल नॉट एबल, नॉट एबल टू थिंक ऑफ देम, ताकि वो उनके बारे में सोच ही नहीं सके। भी उनको मारने के बजाय मेरे को ही मार दो, ताकि मैं उनके बारे में सोच ही नहीं सकूँ। माई मदर एट 66 में जो आइडिया है, देखो इसमें, वोट आइडिया डू यू फॉर्म अबाउट द पोइटेस एज ए डॉटर, पोइटेस की डॉटर के रूप में आप क्या आइडिया फॉर्म करते हो, कि उसके बारे में विचार करते हैं कि सी इज ए, द डॉटर ऑफ द पोइटेस इज ए, एज ए डॉटर सी इज ए वेरी फियरफुल, कि वो हमेशा फियरफुल थी अबाउट हर मदर्स डेथ, अपनी मम्मी की डेथ के बारे में, मदर से डेथ, अपनी मम्मी की डेथ के बारे में वो हमेशा फियरफुल थी, कहीं मम्मी ख़त्म नहीं हो जाए, है ना। तो ये इसका उत्तर है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ का कैरेक्टर स्केच लिखो। डॉक्टर सदाऊ वॉज ए जापानीज डॉक्टर, जापानीज सर्जन, डॉक्टर सदाऊ वॉज ए जापानीज सर्जन, जापानीज सर्जन, वो जापानी सर्जन है। ही एजुकेटेड इन अमेरिका, ही एजुकेटेड इन अमेरिका, अमेरिका में वो एजुकेटेड हुआ। एंड मैरिड ए गर्ल, जापानीज गर्ल हाना, और जापानीज लड़की हाना से उसकी शादी हुई। ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु था। एंड डेडिकेटेड टू हिज ड्यूटी, ही वॉज ए वेरी काइंड, वो बहुत ही काइंड था। एंड डेडिकेटेड टू हिज ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी से डेडिकेटेड था, डेडिकेटेड हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से वो बहुत ही डेडिकेटेड था। बिकॉज ही हेल्प्ड ए यूएसए सोल्जर, ही वॉज ए रन अवे फ्रॉम द जापानीज जेल्स, जापानी जेल से भागे हुए यूएसए सोल्जर्स की उसने हेल्प की थी, टू रिकवर फ्रॉम, उसको रिकवर होने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हिज एनिमी, उसका दुश्मन होने के बावजूद भी, बिकॉज ही वॉज वेरी इंजर्ड, वो बहुत घायल था। एंड इन ए वेरी अनकॉन्शियसली, वो अनकॉन्शियस था, लहरों से बच के आया था। ही सेव्ड हिम, उसे बचाया था, एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के रूप में। तो बहुत ही काइंड और अपनी ड्यूटी से डेडिकेटेड था, एक एज ए डॉक्टर के रूप में उसने इसकी हेल्प की थी, है ना। तो बहुत अच्छा व्यक्ति था ये डॉक्टर। देखो अगला क्वेश्चन, वाई इज अंटार्कटिका प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में जानने के लिए अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस क्यों है? बिकॉज ऑफ सिंपल इको सिस्टम, ये छोटा सा उत्तर ऐसा हो सकता है, बिकॉज ऑफ ए सिंपल इको सिस्टम, क्योंकि अंटार्कटिका क्या है, सिंपल इको सिस्टम है, और उनका पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ईजी है। बिकॉज ऑफ सिंपल इकोसिस्टम, सिंपल इकोसिस्टम की वजह से अंटार्कटिका है वो पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को जानने के लिए परफेक्ट स्थल है। वहाँ पर एकमात्र छोटी सी वनस्पति है जो समुद्र में पाई जाती है, वो फाइटोप्लैंक्टन, और पूरा जो समुद्री जो फूड चेन है वो फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति बनाए रखती है ना। और दूसरा परफेक्ट प्लेस है कि जो मिलियंस वर्ष पुराने जो कार्बन है वो अंटार्कटिका की बर्फ़ की चट्टानों में धंसा हुआ पड़ा है। तो लिख सकते हो आप आराम से इसको।
व्हाट डू यू इन्फर अबाउट सेम्स लेटर टू चार्ली? चार्ली का जो सेम्स का लेटर था उसके बारे में आप क्या इन्फर करते हो, क्या अनुमान लगाते हो? तो बहुत ही सिंपल सा है, यही है कि चार्ली ने जो लेटर दिया, चार्ली का जो लेटर था वो एक काल्पनिक था, वो एक स्केपिज्म था। वो रेफर ये कर रहा है कि चार्ली का लेटर था वो एक प्रकार का स्केपिज्म था। द नरेटर चार्ली want to escape from the modern world's anxieties, modern world's tension, depressions. He went to past. वह मॉडर्न वर्ल्ड की जो टेंशन चिंताएं थी उनसे बच करके पास्ट में चला जाता था। ये रेफर करता है चार्ली का लेटर। दूसरा चार्ली का लेटर रेफर करता है रियलिटी एंड फैंटेसी, फेनेटिसी। रियलिटी को रेफर करता है, यानी उसको लेटर भी चार्ली ने रियली उसको लेटर लिखा और उसमें कल्पना भी निहित है। तो दोनों चीज़ें स्केपिज्म को रेफर करता है और रियलिटी और फैंटेसी को भी रेफर करता है। वोट इज इट दैट ड्रोज द डेरी टुवर्ड द लेम? डेरी किस कारण लेम की तरफ आकर्षित हुआ? देखो, डेरी हैज ए ब्रंट फेस। डेरी का क्या था? जला हुआ चेहरा था। ब्रंटे फेस, जला हुआ चेहरा था। एंड he he has the negative thinking in his mind. He is very pessimistic. वो बहुत ही पेसिमिस्ट था, नेगेटिव थिंकिंग थी। डेरी थिंक्स दैट ऑल द पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, कि सभी लोग उससे डरे हुए, अफ्रेड है। ऑल द पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम एंड ही नेवर ट्राई टू गो नियर देम, उनसे पास नहीं जाता था कभी भी। ठीक है। एक रोज क्या होता है, सडनली ही केम टू द लेम्स गार्डन, अचानक लेम के गार्डन में आ जाता है। मिस्टर लेम वॉज ए वुडन लेग, मिस्टर लेम हैज ए वुडन लेग, और लेम है उसका वुडन लेग है, वॉज ए वुडन लेग। लेम का क्या है? लकड़ी का पैर है, वुडन लेग है। बट ही इज़ वेरी पॉजिटिव टुवर्ड हिज लाइफ, अपने जीवन के प्रति वो बहुत पॉजिटिव था। ही ऑलवेज इंजॉयज द लाइफ, वो हमेशा जीवन को आनंद लेता है। ही कीप्स हिज गार्डन ओपन, अपने गार्डन को ओपन रखता है। एवरीवन कम्स एंड मीट हिम, हर व्यक्ति उससे आता है और मिलता है। बच्चे उसको लेम भी कहते हैं, चिढ़ाते भी है, लेकिन उसको चिंता नहीं होती है। तो यहाँ पर डेरी मिलता है और डेरी कहता है, डेरी से वो मिलता है, डेरी नेगेटिव है और लेम बहुत ही पॉजिटिव है। तो डेरी की बातों से ये बिकेम सो ऑप्टिमिस्टिक, डेरी की बातों से, सॉरी, लेम की बातों से डेरी बिकेम सो मच ऑप्टिमिस्टिक। लेम की बातों से डेरी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बन गया, इसलिए डेरी है वो लेम के प्रति आकर्षित हुआ था। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी? थर्ड लेवल में जो स्टोरी का नरेटर है वो चार्ली है। ठीक है। इन ओवर ऑफ इन वोट ओवर वॉज द प्रिंस बोरन? प्रिंस ओवर किस ओवर में किस टाइम जन्मा था? इन ओवर ऑफ द बुल, बुल राशि में, बुल के टाइम वो जन्मा था, बुल राशि में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। हु वर द स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देम स्लेव्स? क्रीबेटर सील्स जो थी वो अंटार्कटिका में अपने आप को स्ट्रेच कर रही थी, फैला रखी थी और सनिंग कर रही थी, धूप ले रही थी। वोट वॉज द मैसेंजर्स वेयरिंग? मैसेंजर क्या पहन रखे थे? ऑफिशियल यूनिफॉर्म, दे वोर द ऑफिशियल यूनिफॉर्म्स। वो डिड द किड्स कॉल मिस्टर लेम? मिस्टर लेम को किड क्या कहते थे? लेम भी लेम कहते थे। हाउ वॉज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स? लैंड ऑफ एप्पल्स में डे कैसा था? वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंडा दिन था। वो डू पीपल नॉट स्पीक ओपनली अबाउट? लोग है वो ओपनली नहीं बोलते थे, किस बारे में? अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं बोलते थे। वो डज डेरी लाइक टू हियर? डेरी को क्या सुनना पसंद था? साउंड ऑफ द रेन ऑन रूफ, साउंड ऑफ द विंड, साउंड ऑफ सॉन्ग्स सरमन्स। ही लाइक द साउंड ऑफ द रेन ऑन रूफ। हाउ वॉज द बिहेयर ऑफ द यमी? यमी का व्यवहार कैसा था? यमी का व्यवहार बड़ा ही स्टूबरन था, यानी यमी नौकर था और उसका व्यवहार बड़ा जिद्दी था। ठीक है। तो ये था आपके जो 2025 का मॉडल पेपर है उसका पूरा क्वेश्चन आंसर। आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा पूरे क्वेश्चन आंसर जो जैसे मैंने बताया उसे लर्न करना। पक्के काफ़ी क्वेश्चन है उसके रिपीट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।